लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, सोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वहां पे हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रिलेशंस निकाले थे। उन रिलेशंस को हमने नाम दिया था कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। जो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, दैट वाज द मोलैरिटी। तो इस पार्ट में हम लोग, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन और क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं हमारे लिए, क्या क्या हमारे लिए हेल्पफुल रह सकता है। तो ये हमारा पार्ट का डिस्कशन रहेगा। ओके, तो फर्स्ट डेफिनेशन फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो मोलैरिटी क्या होती है? मोल पर लीटर। मैंने बताया भी था, कैपिटल एम जो होता है इसका हमारा क्या होता है, सिंबल भी है, यूनिट भी बोल सकते हैं, और उसको बोलते हैं मोल पर लीटर। तो कैपिटल एम का मतलब समझ आ गया, मोल पर लीटर। और डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में जो मोल्स होंगे हमारे सॉल्यूट के, वही हमारे सोल्यूशन की मोलरिटी होगी। तो ये डेफिनेशन हमारे दिमाग में अच्छी तरीके से बैठी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक डेफिनेशन समझ नहीं आएगी, जो अगला पार्ट हमारा इंटर कन्वर्जन वाला है, उसमें हमें प्रॉब्लम होगी। तो ये समझ आना चाहिए कि सिंपली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ सोल्यूशन, या 1 लीटर सोल्यूशन या 1000 ml सोल्यूशन, वो हमारा सब क्या कहलाएगा? मोलैरिटी कहलाएगा। फिर से वही फॉर्मूला, अगर हम डेफिनेशन में फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हम बोलेंगे मोलैरिटी इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। और या हम बोल सकते हैं वॉल्यूम इन ml, तो उस केस में हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू 1000 अगर ml में दिया है, जो मोस्टली 99% हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें वॉल्यूम हमारे पास ml में ही रहता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मोलैरिटी डेफिनेशन और फॉर्मूला दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हम मोल्स निकाल सकते हैं सॉल्यूट के, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, या मिली मोल्स निकाल सकते हैं, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। सेम मोल्स और मिली मोल का रिलेशन है, वही वॉल्यूम का लीटर और मिली लीटर का रिलेशन है। हमने दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया, किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ये रिलेशंस हमारे लिए मोल मोल एनालिसिस में भी काफी हेल्पफुल रहेंगे, जो हम न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, तो अब हमारे पास एक सोल्यूशन है, उसकी मोलरिटी चेंज करने के 3 तरीके हो सकते हैं। वो 3 तरीके क्या होंगे? पहला, हम सॉल्यूट बदल दें, सॉल्यूट की वैल्यू चेंज कर दें, उसका मास बदल दें, मोल्स बदल दें, कम कर दें या ज्यादा कर दें, कुछ भी हमारी चॉइस है। तो हम बोलेंगे डेफिनेटली, डेफिनेशन के हिसाब से मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स बदल जाएंगे या मास बदल जाएगा, तो वैल्यू बदल जाएगी। सेकंड, सॉल्वेंट वैल्यू। सॉल्वेंट अगर बदल जाएगा तो अगेन सेम प्रॉब्लम, सोल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, और वॉल्यूम बदल गया तो अगेन हमारा मोलरिटी बदल जाएगा। तो ये हमारा अनदर वे है। और दूसरा है, हम दोनों बदल दें, मतलब इनडायरेक्टली वी कैन से दैट वी आर मिक्सिंग द सोल्यूशन। अगर हम सोल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं, तो उसकी जो मोलरिटी रिजल्टेंट होगी, दैट विल बी डिफरेंट। तो बेसिकली हमें ये समझ आना चाहिए, 3 पॉइंट हैं। सॉल्यूट चेंज करने से क्या होगा, सॉल्वेंट चेंज करने से क्या होगा, और दोनों चेंज करने से क्या होगा। ओके, तो 1 बाय 1 करके डील करते हैं। तो पहले हम लोग सॉल्यूट की वैल्यू चेंज करते हैं। कैसे कर रहे हैं? हमने W ग्राम ऐड कर दिया, हमारे पास इनिशियल मोलरिटी M थी, वॉल्यूम V था। अब अगर W ग्राम सॉल्यूट ऐड करेंगे तो मोलरिटी तो बदल जाएगी, लेकिन वॉल्यूम अभी भी V रहेगा, क्योंकि हमने सॉलिड ऐड किया सॉल्यूट। तो उससे हम बोलते हैं, ये एज्यूम करते हैं हम, कि जो सोल्यूशन का वॉल्यूम होता है वो सॉल्वेंट से बदलता है, सॉल्वेंट के वॉल्यूम से। सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है तो हम बोलते हैं वो निग्लिजिबल डिफरेंस लाता है वॉल्यूम पे, तो हम उसे निग्लेक्ट कर देते हैं। तो क्लियरिटी समझ आनी चाहिए। इनिशियल मिलीमोल हमारे पास कितने थे? अच्छा, ये ml में होगा, क्योंकि हम मिलीमोल की बात कर रहे हैं। तो इनिशियल मिलीमोल कितने हो जाएंगे? m इंटू बी, हमने ऊपर फॉर्मूले में देखा था। एडेड मोल्स, तो ये बेसिकली मोल का बेसिक कॉन्सेप्ट है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। दिया हुआ है हमें m डैश, तो W अपॉन m डैश, लेकिन हमें चाहिए मिलीमोल।
तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये एडेड आ गए। इनिशियल मिलीमोल थे m इंटू वी, एडेड आ गए W अपॉन m डैश इंटू 1000। फाइनल कितने होंगे, मोलरिटी m1 हो चुकी है, वॉल्यूम v है, तो फिर से m इंटू वी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा m1 इंटू वी। तो m1 इंटू वी हमारा हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल जो मोल्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, m1 इंटू वी इक्वल टू एम बी प्लस डब्ल्यू बाई एम डैश इंटू 1000। सिंपल, फाइनल मोल, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। फाइनल होंगे जो भी हमारे इनिशियल थे, ये हमारे इनिशियल थे और ये हमारे एडेड वन है, तो ये टोटल फाइनल के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा जो m1 आ जाएगा, जो हमारी फाइनल मोलरिटी आ जाएगी, वो m प्लस समथिंग आएगी, W बाई एम डैश इंटू 1000 बाई वी। मतलब डेफिनेटली तुमने सॉल्यूट अगर बढ़ाया है तो मोलरिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो रिलेशन से भी दिख रहा है, तो जो m1 होगा, m डैश लिखा हुआ है गलती से, तो m1 जो होगा वो हमारा क्या होगा, m से ज्यादा होगा। फाइनल सोल्यूशन विल बी मोर कॉन्सेंट्रेटेड। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो हम बोलेंगे जो फाइनल सोल्यूशन होगा वो ज्यादा हमारा क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो रिलेशन समझ आना चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है, सिंपली हमने कुछ नहीं किया, हमने मोल कंजर्व किए हैं, इनिशियल इक्वल टू फाइनल। सेकेंड पार्ट, बाय चेंजिंग सॉल्वेंट वैल्यू। अब सॉल्वेंट वैल्यू में बेसिकली हम वॉल्यूम की बात करेंगे। यहाँ वॉल्यूम अगर हम बदल रहे हैं, डिक्रीज या इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमने वही एग्जांपल दोबारा पिक किया है। हमने बोला इस बार इनिशियल m1 है, वॉल्यूम हमारा v1 ml है, हमने v ऐड किया है, m2 हो गया फाइनल हमारा, और ये हमारा v2 ml। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं v2 इज नथिंग बट v1 प्लस v। तो कई बार हमें डायरेक्ट v2 दिया होता है, कई बार हमें v दिया होता है, तो हम v2 निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम डिफरेंट होगा हमारा, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, जो सॉल्यूट है वो चेंज नहीं हुआ है, सॉल्वेंट ऐड हुआ है, सॉल्यूट अभी भी उतना है। तो इनिशियल हमारे मिलीमोल्स कितने होंगे, m1v1, और फाइनल कितने होंगे, m2v2। क्योंकि हमें पता है कि मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इज नथिंग बट मोल्स या मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो अब लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन अगेन, सॉल्यूट तो कंजर्व रहेगा, तो वी कैन से दैट m1v1 इक्वल टू m2v2। और यहाँ पे बेसिकली हम बात करें तो इसको बोला जाता है लॉ ऑफ डाइल्यूशन। क्यों बोला जाता है लॉ ऑफ डाइल्यूशन, समझ आना चाहिए कि जो मोलरिटी आ रही है, रिजल्टेंट मोलरिटी आ रही है m1v1 बाई v2, वो क्या होगी, m1 से स्मॉल होगी, क्योंकि v2 अब बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया है, वॉल्यूम हमने बढ़ा दिया है। तो समझ आना चाहिए मोलरिटी कम हो गई है, और इसी को बोला जाता है डाइल्यूट सोल्यूशन। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, लॉ ऑफ डाइल्यूशन। समझ आना चाहिए, फाइनल सोल्यूशन विल हैव लेस मोलरिटी, दैट मींस डाइल्यूटेड सोल्यूशन। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर हमने सॉल्यूट इंक्रीज किया था तो मोलरिटी इंक्रीज हो गई थी, जो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन का था वो इंक्रीज हो गया था, इसीलिए हमने बोला था सोल्यूशन विल बी मोर कॉन्सेंट्रेटेड। और अभी जो हमारा है वॉल्यूम हमने बढ़ा दिया है, जिससे हमारा जो प्रोपोर्शन है वो कम हो गया है, और इसीलिए हम बोलेंगे सोल्यूशन विल बी डाइल्यूटेड। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूटेड। थर्ड जो हमारे लिए न्यूमेरिकली काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आगे चल के, दोनों अगर बदल रहे हैं, बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अगर वैल्यूज हम चेंज कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, अगर हम सोल्यूशन मिक्स कर रहे हैं, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सोल्यूशन, अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन सोल्यूशन मिक्स करके करेंगे तो काफी इजी रहेगा, अदरवाइज हमारे लिए कैलकुलेशन यूनिटरी मेथड से ज्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर हमें डेफिनेशन पता है तो। अब थ्री पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी है, सॉल्यूट सोल्यूशन के सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन रिएक्टिव नहीं होंगे। यहाँ पे भी ये समझ आना चाहिए, सॉल्यूट अगर रिएक्ट कर गए तो मोल्स डिफरेंट हो जाएंगे, तो फिर हमें मोल मोल एनालिसिस देखनी पड़ेगी। तो पहला तो सेम सॉल्यूट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डिफरेंट में नॉन रिएक्टिव है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड थर्ड वन इज जहां पे हमें मोल मोल एनालिसिस लगानी पड़ेगी, जहां पे डिफरेंट है सॉल्यूट और साथ ही साथ क्या है, रिएक्टिव भी।
different solute solution and solvent values and as well as they are reactive to each other। मतलब रिएक्ट कर रहे हैं तो फिर हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, फिर मोल्स कैलकुलेट करेंगे, देन फाइनली वी विल कैलकुलेट मोलरिटी, जो हम लोग चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला केस, सेम वैल्यू सेम सॉल्यूट सोल्यूशन, सॉल्यूट हमारा सेम है। ओके, M1V1 अगेन M2V2 मिक्स किया, फाइनल मोलरिटी M मान लेते हैं, रिजल्टेंट मोलरिटी। वॉल्यूम तो पता है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, सिंपली ऐड हो जाएगा V1 प्लस V2, लेकिन मोलरिटी ऐड नहीं होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, मिली मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं। मिली मोल ऑफ सॉल्यूट हमने कैलकुलेट कर लिए। तो फर्स्ट केस में M1V1 हो जाएंगे, सेकंड केस में M2V2, लेकिन हम मोल्स तो ऐड कर सकते हैं क्योंकि मास की तरह होते हैं। तो हमारे फाइनल मोल्स कितने हो जाएंगे, M1V1 प्लस M2V2। तो अब इंटरेस्टिंग हो गया, वॉल्यूम मिल गया, फाइनल मोल्स मिल गए, तो अब मोलरिटी निकालना हमारे लिए काफी आसान है क्योंकि सिंपली वी कैन डिवाइड इट। तो इनिशियल मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू फाइनल मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इनिशियल थे M1V1 और फाइनल M1V1 प्लस M2V2, और फाइनल कितने हो गए, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम M इंटू V1 प्लस V2। तो फाइनली हमारे पास रिलेशन आ गया यहाँ से, M जो रिजल्टेंट है हमारा, दैट विल बी M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो ये समझ आना चाहिए, सिंपल था, हमने कंजर्व कर दिया। जो इनिशियल हमारे पास यहाँ पे मिलीमोल्स थे वो हमने फाइनल के इक्वल कर दिए। तो फाइनली वी गॉट रिलेशन रिजल्टेंट मोलरिटी इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। अगर डिफरेंट सॉल्यूट है तो डिफरेंट इंटरेस्टिंग पार्ट है, रिएक्टिव नहीं है। तो डिफरेंट है तो मिलीमोल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले सॉल्यूट की मोलरिटी क्या हो जाएगी, पहले मिलीमोल्स कितने थे M1V1, वॉल्यूम कितना हो गया V1 प्लस V2, तो मोलरिटी हो जाएगी M1V1 अपॉन V1 प्लस V2। और सिमिलरली सॉल्यूट 2 की हो जाएगी M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। मतलब दिस इज नथिंग बट केस ऑफ डाइल्यूशन, मतलब तुम सीधे सॉल्वेंट ऐड करके नहीं, तुम दो सॉल्यूशन से भी डाइल्यूट कर सकते हो सॉल्यूशंस को। जैसे सपोज तुम्हारे पास एक शरबत है, ज्यादा मीठा है, और तुम्हारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, नमक का घोल है, और दोनों को मिक्स करोगे तो ना वो उतना मीठा रह जाएगा और ना वो उतना सॉल्टी रह जाएगा। अब यू विल गेट डिफरेंट टेस्ट। तो समझ आना चाहिए डाइल्यूशन यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली सॉल्यूट 1 भी डाइल्यूटेड हो गया है, सॉल्यूट 2 भी डाइल्यूटेड हो गया है। थर्ड वन, रिएक्टिव। अब रिएक्टिव है तो उस केस में हमें मोल मोल एनालिसिस देखनी पड़ेगी और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो हम उस केस में रिएक्शन लिखेंगे प्रॉपर, केमिकल रिएक्शन लिखने के बाद हम उसके मोल्स कैलकुलेट करेंगे और फाइनली वॉल्यूम से डिवाइड करके वी कैन कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूट, जो भी डिफरेंट सॉल्यूट्स हैं हमारे पास। तो अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोलरिटी ऑफ फॉलोइंग। पहला है हमारे पास जो ए है वो है हमारे पास 200 ml of 1 molar HCl solution plus 300 ml water। तो इनिशियल मिलीमोल कितने हो गए हमारे पास, बेसिक डेफिनेशन से जाएं तो वॉल्यूम इंटू मोलरिटी 200, और हमारे पास जो फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम हमारे पास कितना हो गया है, 200 पहले से था, 300 हमने बढ़ा दिया है, तो ये कितना हो गया 500 ml। मिलीमोल्स हैं, वॉल्यूम ml में है, तो मोलरिटी सिंपली उनका रेशियो होता है 200 divided by 500, it's a 0.4 मोलर। पहले हमारे पास 1 मोलर HCl सोल्यूशन था, हमने वाटर मिला दिया, 0.4 हो गया। देख सकते हैं हम डाइल्यूशन हो रहा है, डिक्रीज हो गई हमारी मोलरिटी। ऊपर डिस्कस भी किया था कि यहाँ पे जो मोलरिटी फाइनल है वो कम हो जाएगी। सेकंड देखते हैं 1500 ml 1 मोलर NaOH। इसमें हम लोग NaOH ऐड कर रहे हैं, तो ये सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट केस का एग्जाम्पल है, तो हमारे पास हम देख सकते हैं 1500 ml। तो अगर हम बी डिस्कस करते हैं 1500 ml
1 molar NaOH solution, 1 molar NaOH प्लस 20 ग्राम NaOH हमने ऐड किया है उसके अंदर 20 ग्राम। तो अब सॉल्व करते हैं तो अगेन इनिशियल मिलीमोल्स कितने होंगे 500 इंटू 1 मिलीमोल एडेड 40 1/2 मोल मिलीमोल चाहिए मल्टीप्लाइड बाय 1000 एक मोल में 1000 होते हैं तो हाफ में हो जाएंगे 500 मिलीमोल। तो हमारे पास फाइनल आ गए फाइनल मिलीमोल्स कितने हो गए हैं 1500 प्लस 500 यूनिटरी मेथड से करते जा रहे हैं हम सिंपली कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हमें बस डेफिनेशन से याद होनी चाहिए 2000 मिलीमोल्स वॉल्यूम अभी भी हमारा फाइनल जो वॉल्यूम है वो 1500 ml ही रहेगा क्योंकि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा NaOH ऐड करने से। तो हमारी जो रिजल्टेंट मोलरिटी है वो हो जाएगी मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml तो दैट इज 4/3 मोलर। इनिशियल कितनी थी 1 मोलर इंक्रीज हो गई है केस 1 था कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो रहा है तो समझ आना चाहिए बेसिकली जितना हम सिंपली डेफिनेशंस को समझेंगे उतना हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन कम होगा। केस 3 क्या था HNO3 दो सोल्यूशन मिक्स कर रहे हैं तो हमारा ये सेम सॉल्यूट का केस है सोल्यूशन मिक्स कर रहे हैं तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं सी 200 ml 1 मोलर NaOH तो HNO3 प्लस 100 ml of 0.5 मोलर HNO3 चेक कर लेते हैं एक बार यही है हाँ यही है। तो इनिशियल यहाँ पे HNO3 कितने हो गए 200 इंटू 1 इधर कितने हो गए 100 इंटू 0.5 मिलीमोल 200 मिलीमोल पहले सोल्यूशन में है 50 मिलीमोल दूसरे सोल्यूशन में है तो टोटल HNO3 मिलीमोल्स कितने हो गए हमारे मिलीमोल्स ऑफ HNO3 200 प्लस 50 250 कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए 250 मिलीमोल्स हमारे पास टोटल हो गए और जो फाइनल वॉल्यूम है वो 200 प्लस 100 300 ml हो गया है। तो जो रिजल्टेंट मोलरिटी होगी अगेन वही मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 5/6 मोलर। तो सिंपली समझ आना चाहिए कोई कंफ्यूजन नहीं था फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 वैसे हमने सेम ही चीज की है लेकिन हम अगर डेफिनेशन से करेंगे यूनिटरी मेथड से करेंगे तो हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन कम होंगे गलती होने के चांसेस भी कम है। तो सिंपली समझ आना चाहिए तो ये तीनों न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे ये हमारा केस 2 था ये केस 1 था और ये केस 3 का फर्स्ट था। तो इस तरीके से डिफरेंट सॉल्यूट का कोई उस तरीके का कोई जरूरत नहीं है लेकिन एक हम लोग देख लेते हैं फिर भी उसका कि अगर हमारा कोई मिक्सिंग का क्वेश्चन होता है जैसे हमारे पास हमें H प्लस आयन निकालने हैं HCl और H2SO4 से तो बेसिकली हमारे पास क्या है यहाँ पे Cl माइनस अलग है सल्फेट अलग है लेकिन कॉमन भी है तो ये केस हमारा हो गया कि सेम सॉल्यूट भी है कुछ पार्ट सेम है और कुछ पार्ट डिफरेंट है। तो इन्होंने केवल H प्लस पूछा है तो हम कोशिश करेंगे क्लोराइड और सल्फेट भी कैलकुलेट कर लें। तो सिंपली हमें समझ आना चाहिए 200 ml 1 मोलर HCl तो 200 ml 1 मोलर HCl की अगर हम बात करें तो ये हो गए 200 मिलीमोल HCl के जहां से हमें मिल जाएंगे 200 H प्लस और 200 Cl माइनस तो ये मिलीमोल आ गए 200 ml 1 मोलर H2SO4 तो यहाँ से हमारे पास अगेन 200 मिलीमोल आ गए H2SO4 के। अब इंटरेस्टिंग पार्ट है कि यहाँ पे H2 है तो वी विल गेट 400 H प्लस और वी विल गेट 200 सल्फेट।
कॉन्सेंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वी कैन से दैट अगर हम H+ की बात करें पहले, तो फर्स्ट में हमें 200 मिले, सेकेंड में हमें 400 मिले, ये टोटल मिलीमोल्स आ गए H+ के, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 200 प्लस 200, दोनों का 200 200 था, तो यहाँ पे हमें 600 अपॉन 400, तो वी गॉट 1.5 मोलर। ये इंक्रीज हो रहा है H+ कॉन्सेंट्रेशन HCl के रिस्पेक्ट में, समझ आना चाहिए। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो रहा है, H+ निकाल लिया। अब Cl- नहीं पूछा गया है, लेकिन सपोज अगर होता तो हम निकाल सकते थे। 200 हमारे पास है, दूसरे में तो है ही नहीं, और वॉल्यूम कितना हो गया 400, तो ये हो जाता 0.5 मोलर। तो डाइल्यूशन हो गया है, देखो यहाँ पे Cl- का पहले 1 था, अब 0.5 हो गया, और सिमिलरली सल्फेट भी 1 था, और अब सल्फेट भी हमारा 200 अपॉन 400 0.5 मोलर हो गया है। तो समझ आना चाहिए यहाँ पे जो डिफरेंट सॉल्यूट थे वो डाइल्यूटेड हो गए हैं, मतलब बेसिकली हमने आयंस के फॉर्म में लिखा है, और H+ का कॉन्सेंट्रेशन दोनों को मिक्स करके जो भी रिजल्टेंट था वो कैलकुलेट किया गया है। तो ये बेसिकली हमारा जो थर्ड केस था उसके फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट का मिक्स पार्ट था, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मोलरिटी अगर हम डेफिनेशन से करेंगे तो इजिली हो जाएगा। एक और हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जो हमारा लास्ट केस बचा है जहां पे रिएक्शन हो रही है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जेई का 2011 का क्वेश्चन है। AgNO3 दिया है हमारे पास 0.1 मोलर, वॉल्यूम निकालना है कंप्लीट प्रेसिपिटेशन ऑफ क्लोराइड आयंस। तो क्लोराइड आयंस हमारे जो हैं प्रेजेंट इन ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दिया है। तो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, समझ आना चाहिए हमें कि जो Ag+ है वो रिएक्ट करता है Cl- से, और हमें AgCl देगा यहाँ पे, ये हमारा प्रेसिपिटेट है। तो ये रिएक्शन सिंपल सी है, समझ आना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स दिया है, कॉम्प्लेक्स के अंदर जो CrH2O5Cl Cl2 है, तो अगर हमें आइडिया नहीं है, अभी आगे चल के होगा कि ये बेसिकली जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला Cl था वो ब्रेक नहीं होगा, यहाँ पे 2+ होगा और 2Cl- होगा। तो बेसिकली इसका 1 मोल 2Cl- देगा। तो इसके मिलीमोल कितने हैं हमारे पास, 30 ml 0.01 मिलीमोल कितने हो गए इसके, 30 इंटू मल्टीप्लाई करना आता है हमें 0.01, दैट विल बी 0.3। तो क्लोराइड आयन हमारे पास कितने हो गए, उसके डबल, तो 0.6। अब 0.6 अगर हमारे पास मिलीमोल हैं, और हमें अगर पूरा प्रेसिपिटेट करना है क्लोराइड को, तो Ag+ जो होना चाहिए वो भी कितना होना चाहिए, 0.6 मिलीमोल चाहिए। तो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, AgNO3 कितना चाहिए होगा, तो AgNO3 जो हमें रिक्वायर्ड है दैट विल बी 0.6 मिलीमोल। तो अब वो कहां से निकालेंगे, हमें पता है मिलीमोल क्या होते हैं, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, और हमसे पूछा क्या है वॉल्यूम, मोलरिटी हमें दी है, तो ये क्या हो गया हमारा सिंपली 0.1 इंटू V इक्वल टू 0.6। तो यहाँ से V कितना आ गया, 6 ml। देखा, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, फिर भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया क्योंकि हमने इसको सिंपली यूनिटरी मेथड से किया। प्रोसेस समझ आना चाहिए। AgNO3 इसके साथ रिएक्ट करेगा, AgCl बनाएगा, जितने क्लोराइड आयन होंगे उतना Ag+ रिक्वायर्ड होगा। क्लोराइड आयन सॉल्ट का दिया हुआ है यहाँ पे, उसके डबल होंगे, तो सॉल्ट का कैलकुलेट कर लिया 0.3, उसका डबल 0.6, तो Ag+ भी रिक्वायर्ड होगा, वो कितना होगा 0.6, and that is molarity into volume in ml. So finally we got volume equal to 6 ml. तो इस तरीके के
हम लोग कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी इजिली मोल मोल एनालिसिस करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा केस 3 का थर्ड पार्ट था। तो ये हमारा ओवरऑल मोलरिटी का डिस्कशन था। बाकी जो डिस्कशन होगा मोलरिटी का वो हम इंटर कन्वर्जेंस में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।